केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ जेल से छूटे हैं और जेल से छूटने के बाद वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो चुनाव का विमर्श है, नैरेटिव है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें कम से कम कुछ ऐसी चीजें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे चुनाव बदल जाए या अभी जिस तरह की धारणा है या अभी जिस तरह का माहौल है उसमें कुछ बदलाव आए, इस कोशिश में लगे हुए हैं वो जेल से छूटने के बाद ही। और इसी कोशिश में उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शगुफा छोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के होंगे और जब वो 75 साल के होंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने इसमें ये जोड़ा कि जब वो छोड़ देंगे तो उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अमित शाह उत्तराधिकारी हैं मोदी के। और इसके साथ ही उन्होंने और कई चीजें इसमें जोड़ी, जैसे उन्होंने ये कहा कि 75 साल का जो नियम बना हुआ है वो उस नियम के तहत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नियम बनाया और उसी नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार या कलराज मिश्र, सुमित्रा महाजन जैसे अनेक नेता रिटायर किए गए। एक चुनौती भी उछाली उन्होंने कि अगर प्रधानमंत्री नहीं रिटायर होते अगले साल सितंबर में तो वो ये बताएं कि ये जो नियम था 75 साल का ये सिर्फ आडवाणी और कुछ अन्य नेताओं के लिए था, ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये अगले दिन भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक नया नैरेटिव, एक नया विमर्श बनाने की कोशिश की और इसका मकसद ये था कि पार्टी बीजेपी के अंदर एक अविश्वास का भाव आए, अंदरूनी झगड़ा बढ़े, उत्तराधिकार की जंग छिड़े। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो दूसरे नेता हैं, जो अमित शाह के बरक्स खड़े हो सकते हैं या नेता बनने की महत्वाकांक्षा जिनकी चाहना हो, वो इससे नाराज हो या वो इसको लेकर के कुछ अपना मूवमेंट शुरू करे, योगी आदित्यनाथ के समर्थक इस बात से नाराज हो। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद उनका बड़ा मकसद ये बताना था देश के लोगों को कि मोदी के नाम पर वोट तो दे रहे हैं लेकिन मोदी रिटायर हो जाएंगे, तो मोदी 1.5 साल के लिए, 1 साल, 1.25 साल के लिए ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूरे देश में नैरेटिव बनाया है, उन्होंने पूरा चुनाव वो अपने चेहरे अपने नाम पर लड़ रहे हैं। वो हर जगह वो बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, कमल के फूल का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह कहा कि मोदी को वोट करिए। 543 सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार को देखने की जरूरत नहीं है, मोदी का चेहरा देख करके वोट दीजिए। वो अपने बीजेपी के चुनावी वादों को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। वो हर मंच से ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी किसी से नहीं डरता है, मोदी गरीबों के साथ खड़ा है, मोदी गरीबों की हर इच्छा पूरी करेगा, मोदी ने देश को बहुत महान बना दिया पूरी दुनिया के नजर में। तो वो सिर्फ मोदी का नाम है हर जगह। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको टारगेट किया और ये जनता को समझाने की कोशिश की कि मोदी रिटायर हो जाएंगे, बीच में फिर क्या। उनका एक ये भी मैसेज देना था कि जो मोदी की गारंटी है, जब मोदी नहीं होंगे तो उस गारंटी को कौन पूरा करेगा। और उसके जब तीसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, उसमें उन्होंने कह दिया कि वो अपनी 10 गारंटियों का ऐलान कर दिया दूसरे ही दिन। मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, ये सवाल उठाने के बाद उन्होंने अपनी 10 गारंटी दे दी। अब सोचिए 543 में से कुल 20 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, टोटल 20 सीट पर। इसमें गुजरात भी है, हरियाणा की भी 1 सीट है, दिल्ली की 4 सीट है, पंजाब की 13 सीटें हैं, कुल 20 सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है 543 में से। लेकिन वो गारंटी दे रहे हैं पूरे देश के लिए कि पूरे देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरे देश में बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे। अब उनको ये मुख्यमंत्री हैं, पहले भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी रहे हैं और राज्य के अपने अधिकार के लिए वो बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं। उनको भी पता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों राज्य का विषय है, स्कूल खोलना राज्य का काम होता है। भारत सरकार के भी स्कूल खुलते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे, लेकिन उनकी संख्या मात्रा बड़ी सीमित होती है। स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना या अस्पताल बनवाना बुनियादी रूप से राज्य का काम होता है और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब कोई पूछे, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा नहीं अरविंद केजरीवाल से कि जब आप अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भारत सरकार का कितना अस्पताल बनवा दीजिएगा, या लोगों को कैसे आप मुफ्त में सबको स्वास्थ्य की सुविधा देंगे वहां, अगर सरकार वहां की नहीं चाहती है तो इस तरह की बातें उन्होंने की। 2 करोड़ नौकरी कहां से रोजगार दे देंगे, तो ऐसी बातें उन्होंने की है अपनी गारंटी। लेकिन सबको पता है कि उनको कोई बात अपनी न पूरी करनी होती है, न उस पर अमल कराना होता है, कहने के लिए कुछ भी कह दे सकते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने कह दिया।
अब इससे अब ये सवाल है, ये तो एक पहलू है अरविंद केजरीवाल का जो उन्होंने कहा। इसके अलावा चुनाव के बीच में हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से नैरेटिव बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया, पहले चरण में नहीं था। पहले चरण के कम मतदान के बाद ये नैरेटिव हुआ हिंदू मुस्लिम का। उन्होंने भारत पाकिस्तान का भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सीना ठोक करके कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करेंगे, उसको अपने साथ मिला लेंगे। ये नैरेटिव बनाया गया कि पाकिस्तान के लोग शहजादे को, मतलब कांग्रेस के शहजादे को, मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह के विमर्श है। अब चाहे अरविंद केजरीवाल जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बात करके, योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात करके, अमित शाह को उत्तराधिकारी बनाने की बात करके, या बीजेपी की तरफ से ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का या भारत पाकिस्तान का, क्या इससे चुनाव बदल सकता है? अभी चुनाव अधबीच है एकदम। चुनाव का आधा, पहले 280 सीटों पर 83 सीटों पर वोट हो चुका था और उसके बाद 96 सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो गया। कुल मिलाकर के 380 सीटों पर पोलिंग हो गई, खत्म हो गई। 380 सीटों पर हो गया। अब 143 सीटें बची हुई हैं जिन पर 3 चरण में मतदान होगा। 380 सीटों पर हो गया, माफ करिएगा, 163 सीटें बची हुई हैं, तो इन पर भी मतदान होना बाकी है। तो इससे क्या चुनाव बदल जाएगा? जिस तरह का ये विमर्श बनाया गया, क्या चौथे चरण में ही चुनाव बदल गया होगा? क्या लोगों ने इस विमर्श से प्रभावित होकर के वोट डाला होगा? ऐसा नहीं, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। और इस चुनाव में भी यह नहीं माना जा सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या किसी के कुछ भाषण देने से कोई नैरेटिव बदला है या विमर्श बदल गया है चुनाव का। आमतौर पर किसी चुनाव के बीच में किसी बयान से, किसी छोटी बड़ी घटना से, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव का माहौल नहीं बदलता है, ना चुनाव बदलता है। मतदाता पहले से अपना मन बना चुके होते हैं, वो तय कर चुके होते हैं कि उनको किस मुद्दे पर और किस पार्टी को वोट करना है। ये एक जो फ्लोटिंग वोट बोलते हैं, जिसको अनिर्णय की स्थिति में रहता है, वो भी सारा नहीं, उसका एक हिस्सा जरूर ऐसी चीजों से प्रभावित होता है, लेकिन उसके भी अवचेतन में बातें पहले से बैठी रहती हैं जिसके आधार पर उसका डिसीजन होता है। और इस चुनाव में जो बातें बैठी, ये चुनाव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज पर लड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ अपोजिशन का एजेंडा यह है कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, जिस पर बीजेपी को वोट मिलेगा, वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो काम किया है। कोई कह नहीं रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है अयोध्या के राम मंदिर की या अनुच्छेद 370 हटाने की, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें लोगों के दिमाग से निकल गई हैं या कहीं है ही नहीं लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। उन्होंने जो भी किया है पिछले 10 साल में, चाहे 3 तलाक का कानून हो, CAA हो, विकास की जो भी बातें हो रही हैं वो हो, 5 किलो अनाज देने की बात हो, या दूसरी लाभार्थी योजनाएं हो, शौचालय बनवाने की बात हो, ये सारी चीजें लोगों के चेतन अवचेतन में बैठी हुई हैं। तो बीजेपी को जिस एजेंडे पर वोट मिलेगा, या बीजेपी का जो एजेंडा हो सकता है, वो है उसके नरेंद्र मोदी का 10 साल का कामकाज, और अपोजिशन का जो एजेंडा है वो है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और आरक्षण बचाने का। चुनाव इसी मुद्दे पर हो रहा है। बाकी सब्सिडियरी मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो पूरक के तौर पर भी जिनका कोई रोल होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता है। देश में जो पहला चुनाव आजादी के बाद हुआ 1952 से लेकर के और अभी तक के चुनाव में, जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको पता है, और जितना वो उस नाते मुझे, मैंने देखा है, पढ़ा है उस तमाम चुनावों को, और देखा भी है चुनावों को बदलते हुए या नहीं बदलते हुए। 1 या 2 बार पूरे चुनाव में, अब तक ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है, आज तक के चुनाव में सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बीच की किसी घटना से चुनाव बदल गया। और वो अगर दो घटनाओं की अगर बात करें तो एक घटना यह है कि वो सबने देखा 1991 का चुनाव किस तरह से बदल गया था, जब चुनाव के बीच में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उस समय आधा चुनाव बीत गया था और आधे चुनाव के बाद राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उसके बाद बिल्कुल दूसरे तरह से देश के लोगों ने मतदान किया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच सकी थी, वो 244 सीट पर जाकर के रुक गई थी। तब अल्पमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने थे नरसिंह राव। और उसके पहले चुनाव बदलते हुए देखा था लोगों ने इमरजेंसी के समय 1971 में, जब इंदिरा गांधी
जब वो बांग्लादेश की लड़ाई हुई और उससे एक दुर्गा के रूप में इंदिरा गांधी इमर्ज करके आई, तो उन्होंने वह चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर लड़ा था। लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इंदिरा गांधी की जो हैसियत छवि बनी थी, जो जिस तरह की लोकप्रियता थी, वो किसी भी दुर्लभ है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब इंदिरा गांधी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं होगी। लेकिन 1974 से समय बदलना शुरू हुआ और 75 में जो इमरजेंसी लगी उससे लोगों ने मन बना लिया और उसी आधार पर 77 की पोलिंग हुई थी। हालांकि उसमें भी लोगों का मन 75 की इमरजेंसी के समय ही बन गया होगा और तब जाकर के लोगों ने 77 में वोट किया था। उसकी तुलना 1991 से नहीं की जा सकती है। 1991 में एक स्पष्ट रूप से जिसको बीच में से चुनाव बदलना कहते हैं, वो हुआ था राजीव गांधी की हत्या के बाद। तो वैसी स्थिति अब उसके बाद किसी चुनाव में नहीं हुआ कि चुनाव बीच में बदल गया। तो इसलिए भी चुनाव अब बीच में कुछ भी कहा जाए, कोई नैरेटिव बनाया जाए, मोदी के रिटायरमेंट की बात कही जाए, अमित शाह को उत्तराधिकारी बनाने की बात कही जाए, योगी को हटाने की बात कही जाए, हिंदू मुस्लिम की बात कही जाए, भारत पाकिस्तान की बात कही जाए, इनमें से किसी बात से चुनाव नहीं बदलने वाला है। चुनाव तो उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा जो कोर मुद्दे हैं और जो चुनाव की घोषणा के पहले से तय है, और वो है प्रधानमंत्री का कामकाज 10 साल का, और दूसरी तरफ है संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने का मुद्दा। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। इन मुद्दों के अलावा जो चीजें हैं वो बहुत उनकी सीमित भूमिका होगी। सब्सिडियरी पूरक के तौर पर, एक सप्लीमेंट्री इश्यूज के तौर पर उनका जिक्र होगा। उस पर चाहे जितना माहौल बने, ये तय माने कि जनता इन सब चीजों से बहुत प्रभावित नहीं होती है। चुनाव के बीच होने वाले इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से, या जो थिएट्रिकल्स होते हैं और मंच से जो सभाएं की जाती हैं, जो नारे लगाए जाते हैं, उनसे जनता में उत्साह तो आता होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वोटिंग बिहेवियर उससे प्रभावित नहीं होता है। वो मतदान करने जब जाता है तो उसके अवचेतन में जो बातें होती हैं या जो उसके अनुभव में होती हैं बातें बरसों के, उसके आधार पर वो वोट करता है। इसीलिए इन सब चीजों की अकादमिक बहस के लिए इसका जिक्र किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं या क्या मोदी भाषण दे रहे हैं। लोग मतदान उसी लाइन पर करेंगे जो लाइन उन्होंने तय की होगी 5 साल के अपने अनुभव के आधार पर। धन्यवाद।